नमस्कार साथियों, विंध्य जीएस सर्किल में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान में हम संवैधानिक संस्था और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानेतर संस्थाओं के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की, उसी को हम आगे आज बढ़ा रहे हैं। आज हम देखेंगे कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल और इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस क्लास को आप पूरी तरह ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि प्री की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो 3-4 प्रश्नों को हमने लिया है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो हम एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में अंतर क्या होता है। तो जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में होता है, भारतीय संविधान में होता है, वो संविधान के किसी अनुच्छेद में उनकी चर्चा की गई होती है, तो उन्हें संवैधानिक संस्था कहते हैं। और जिन संस्थाओं की चर्चा संविधान में नहीं होती है, ठीक है, और उन्हें किसी अन्य माध्यम से बनाया जाता है, तो उसे संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्था, ये कैसी होती हैं? ये 2 तरह की होती हैं। ये एक होती है संविधिक या विधिक संस्था, जो कि विधायिका निर्मित करती है। विधायिका लेजिस्लेचर कानून के द्वारा, जैसे संसद, अगर संसद जो है विधायिका है केंद्र में और विधानमंडल जो है राज्य में विधायिका है, ये किसी कानून के द्वारा कानून निर्मित करके जिन संस्थाओं का ये निर्माण करते हैं वो संविधिक या विधिक संस्था कहलाती है, ठीक है। और एक होती है, दूसरी होती है इसका डिवीज़न कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। कार्यकारी संस्था वो होती है जिसका निर्माण कार्यपालिका करती है, ठीक है, कार्यपालिका आदेश पारित करके करती है, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, संवैधानिक संस्था, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ये होती हैं 2 तरह की। एक संविधिक हो गई, ये तो जो संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। और ये दूसरी होती है संविधिक संस्था या विधिक संस्था, ठीक है, जिनका निर्माण कानून के द्वारा होता है। जो विधायिका होती है, सर्वोच्च विधायिका, जैसे संसद हो गया, और विधानमंडल राज्यों में वो कानून का निर्माण करके जिन संस्थाओं का निर्माण करती हैं वो संविधिक संस्था। और इसका दूसरा पार्ट हो गया एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल में कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका निर्माण एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका करती है, कोई आदेश पारित करके या किसी माध्यम से, तो वो कार्यकारी संस्था होती है। तो ये हमारा तेजी से रिवीजन हो गया। अब हम आते हैं आज अपने संवैधानिक संस्था की अगली कड़ी, जो कि कैग है। तो हम कैग देखेंगे। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और जैसा कि हमारे पढ़ाने का तरीका है, हमने कुछ हेडर में इसको डिवाइड कर लिया है। हेडर से ये सुविधा रहती है कि चीज़ें कंसोलिडेटेड फॉर्म में रहती है, मतलब बिखरी बिखरी नहीं रहती हैं और जल्दी रिवीजन हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो संस्था है कैग जो होता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है, ऑडिटर जनरल, ठीक है। कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब देखिए पहला हेडर ये कह रहा है कि ये संस्था कैसी संस्था है। तो कैग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक बॉडी है, ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। संवैधानिक संस्था, ठीक है, संवैधानिक संस्था, ठीक है। अब ये संवैधानिक संस्था हुई क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। तो नेक्स्ट हमारा हेडर वही है कि इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इससे संबंधित अनुच्छेद है
आर्टिकल 148 से 148 से 151, ठीक है। अब 148 से 151 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ संस्थाएं हैं जिनका कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको ध्यान दीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 148 से 151 इसमें दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 148 ये जो है कैग के गठन का उल्लेख करता है, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 149, ये है कैग की ड्यूटी का उल्लेख करता है, मतलब कर्तव्य का उल्लेख करता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। पहला है कि जो कैग है जो अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में उल्लिखित है, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। अब कोई कहेगा कि उसका गठन किस अनुच्छेद में है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो गठन है अनुच्छेद 148 में है और इसकी जो ड्यूटी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो कर्तव्यों का उल्लेख है वो आर्टिकल 149 में है, ठीक है। तो गठन हो गया अनुच्छेद 148 और इसका जो कर्तव्य हो गया कैग का वो 149 में है, ठीक है, 149। अब हम देखेंगे कंपोजिशन। तो कैग जो है सिंगल मेंबर बॉडी है, मतलब यह एकमात्र है सिंगल मेंबर बॉडी। तो कैग जो है सिंगल मेंबर बॉडी है, ठीक है। कंपोजिशन अभी हमने संस्था देखा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक बॉडी है। इसका आर्टिकल क्यों, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है और आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। 148 में इसका गठन है, 149 में इसके कर्तव्यों का उल्लेख है। कंपोजिशन सिंगल मेंबर बॉडी है, मतलब ये इसके कोई सहायक नहीं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। ये हो गया आपका। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। हमारा नेक्स्ट है, इसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं अंडर हिज वारंट, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट हेडर है। इसकी क्वालिफिकेशन नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, उल्लेख नहीं। ये अगर कोई पूछेगा कि इसकी योग्यता क्या होता है, तो संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, तो नॉट मेंशन्ड हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडर की। तो टेन्योर और सर्विस कंडीशन, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, टेन्योर और सर्विस कंडीशन। तो जो टेन्योर है इसका, कैग का जो टेन्योर है वो आपका यहाँ पर 65 ईयर्स और 65 वर्ष की आयु और 6 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो 65 वर्ष आयु, अगर 65 वर्ष की हो गई है तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, और 6 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, विच इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो, 65 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष, जो भी पहले हो, तो वैसा उनके साथ होगा। तो इनकी जो टेन्योर है वो 65 ईयर्स है, 65 की अवधि आयु और 6 वर्ष 6 ईयर्स की अवधि। सर्विस कंडीशन जो है ये डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट होता है। इनका जो कुछ भी जो सर्विस से संबंधित, सेवा से संबंधित कोई भी नियमावली है, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ये संसद निर्धारित करती है। डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट या भारतीय संसद निर्धारित करती है इनके कर्तव्य क्या होंगे, यह सर्विस कंडीशन क्या है, तो यह संसद निर्धारित करती है, ठीक है, डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था। इसका अनुच्छेद है 148 से 151। 148 में इससे गठन की चर्चा की गई है और 149 में इसकी कर्तव्य या ड्यूटी की चर्चा की गई है। इसका अपॉइंटमेंट जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अंडर हिज वारंट, ठीक है। और उसके बाद है क्वालिफिकेशन है इनकी, ये संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। टेन्योर मतलब इनकी कार्यावधि क्या है, तो ये 65 वर्ष की आयु तक सर्विस में रहते हैं और या तो 6 वर्ष की अवधि तक, जो भी इनका नियुक्ति है, जो भी पहले होगा वो उनके साथ होगा। 65 वर्ष की आयु
और 6 वर्ष की कार्यावधि जो भी पहले हो। इनका सर्विस कंडीशन है ये डिसाइडेड बाय संसद, मतलब पार्लियामेंट, भारतीय संसद इसका डिसाइड करती है। अब हम देखेंगे रिमूवल इनका क्या है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इनका जो रिमूवल है, इसका जो अथॉरिटी है, इनको हटाने का कार्य जो है प्रेसिडेंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि नियुक्ति भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो इनके जो रिमूवल है इसको हमने 3 हेड में बांटा हुआ है। रिमूवल इनका जो 3 हेड में है, इनका अथॉरिटी मतलब कौन हटाता है, प्रोसीजर इसकी प्रक्रिया क्या है, और ग्राउंड्स मतलब ये किस आधार पर किया जाता है। तो इसको आप ऐसे डिवाइड करके समझेंगे तो कोर्ट वो पकड़िए, मतलब फैक्ट पकड़िए। तो इसका जो अथॉरिटी है, रिमूवल हटाने में 3 चीज़ें शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति को या उसके पद से हटाने में 3 चीज़ें होती हैं। अथॉरिटी, किसने हटाया, प्रोसीजर, उसका प्रक्रिया क्या हुई, किस प्रक्रिया का पालन करके हटाया गया, और ग्राउंड्स, कि जिस प्रक्रिया का पालन किया गया उसका आधार क्या था। तो ये 3 चीज़ें हमेशा रिमूवल में याद रखिएगा, अथॉरिटी, प्रोसीजर, ग्राउंड। तो अथॉरिटी है, क्या को हटाने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट या भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रोसीजर लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, जो लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज के साथ को हटाने में जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज के साथ जो प्रक्रिया अपनाई जाती है हटाने में, उसी प्रोसीजर का पालन कैग को हटाने में किया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो उनको हटाने की सिंपल, इसके 2 पहलू हैं। पहला है रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस, मतलब जो प्रस्ताव है वो संसद के 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसको हम आगे देख रहे हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तो जो इनका जो प्रोसीजर है, अथॉरिटी राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति इनको हटाते हैं, ठीक है। प्रोसीजर में है एज लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वो। अब सवाल उठता है कि ये जो एज लाइक ये जो प्रक्रिया है वो कैसे है। तो रिजोल्यूशन जो है पास्ड बाय बोथ हाउस, मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, पास्ड बाय बोथ हाउस, ठीक है, बोथ हाउस मतलब संसद के। पहला तो है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वही, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वही कैग को हटाने की प्रक्रिया है। अब सवाल है कि उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है। तो पहला स्टेप है कि जो प्रस्ताव होता है हटाने का वो बोथ हाउस, मतलब संसद के 2 सदन हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और फिर वो प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए, तो स्पेशल मेजॉरिटी, ये 2 टर्म्स आप याद रखिएगा, ठीक है। ये कहा है कि क्या हटाने की प्रक्रिया है, तो वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया है। अब वो प्रक्रिया क्या है, तो उसमें पहला स्टेप है रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और कैसे पारित होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत, विशिष्ट बहुमत, ठीक है। अब आप सवाल पूछेंगे, देखिए तो एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही समझना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये विशिष्ट बहुमत क्या है, तो संविधान में 2-3 तरह की बेसिकली है किसी भी संविधान के को संशोधित करने का। एक है सामान्य बहुमत, दूसरा है विशिष्ट बहुमत, आर्टिकल 368। तो विशिष्ट बहुमत में 2 तरह की प्रक्रिया है, एक विशिष्ट बहुमत और प्लस दूसरा है विशिष्ट बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है उनकी सहमति। तो खैर इनके लिए केवल विशिष्ट बहुमत की ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। अब ये विशिष्ट बहुमत क्या होता है, तो विशिष्ट बहुमत का पहला स्टेप होता है कुल सदस्यों का बहुमत
प्लस उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो केवल आप इतना याद रखिए कि इनको हटाने का जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, और जो प्रोसीजर है एज लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो कैग के साथ अपनाई जाती है। ये प्रक्रिया क्या है, तो रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउस, वो प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। साथ ही वो प्रस्ताव कैसे पारित होना चाहिए, तो स्पेशल मेजॉरिटी, विशिष्ट बहुमत द्वारा। ठीक है, विशिष्ट बहुमत, कुल बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, और साथ ही उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, ये प्रत्येक सदन के साथ स्पेशल बहुमत यूज होगा, विशिष्ट बहुमत। ठीक है, बोथ हाउसेज में ही ये प्रक्रिया अपनाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी। अब हम देखेंगे ग्राउंड्स क्या है, तो कैग के हटाने के ग्राउंड्स हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब साबित कदाचार, इसको बोलते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार। ठीक है, वो किसी कदाचार में लिप्त हो, और इनकैपेसिटी मतलब अक्षमता। ठीक है, अक्षमता, ये 2 ग्राउंड्स होते हैं, साबित कदाचार और अक्षमता, इनकैपेसिटी। ठीक है, वो काम करने के उनकी क्षमता खत्म हो गई है, तो ये एक पहलू है, और दूसरा है साबित कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, तो कैग को हटाने के 2 आधार हैं, ग्राउंड्स हैं, अथॉरिटी प्रेसिडेंट, प्रोसीजर एज लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, और व्हाट इज प्रोसीजर, तो रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस, एंड जो दोनों हाउसेस से जो प्रस्ताव पारित होगा वो विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, न कि साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, और जो ग्राउंड्स है वो साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और इनकैपेसिटी, अक्षमता। ठीक है, इनकैपेसिटी या अक्षमता। ठीक है, ये 2 प्रक्रिया है। एक हमारा आखिरी बचता है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब एलिजिबिलिटी, मतलब क्या यह रिटायरमेंट के बाद जॉब कर सकते हैं, तो नहीं, नो, ये ना केंद्र में और ना राज्य में, कोई रिटायरमेंट के बाद ये कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये केंद्र में राज्य में कोई जॉब नहीं कर सकते हैं, नो, तो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब एलिजिबिलिटी नहीं। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब एलिजिबिलिटी क्या है कैग की, तो नहीं, ना केंद्र में कर सकते हैं ना राज्य में कर सकते हैं। रिटायर हो गए, 65 वर्ष की आयु तक उन्होंने जॉब किया, या 6 वर्ष जो भी पहले हो, और उसके बाद ना वो केंद्र में काम करेंगे ना राज्य में आफ्टर रिटायरमेंट। अब हम लेंगे अपने वीडियो के इस क्लास के सेकंड पहलू को, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पे डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि कैग से संबंधित कई बार आए हुए हैं। तो पहला है कि आपने इनके नाम को गौर किया, कैग को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्यों कहते हैं, तो पहला प्रश्न यहीं से, नाम से ही निकल गया, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऑडिट क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्यों नहीं करते हैं, तो पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्वेश्चन 1 यहीं से निकल गया कि ऑडिट को अकाउंटिंग को ऑडिट से अलग कब किया गया, तो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ए फॉर हो गया ऑडिट। ठीक है, तो पहला प्रश्न यही बन गया कि अकाउंटिंग को ऑडिट से अलग कब किया गया। ठीक है, अकाउंटिंग को ऑडिट से अलग कब किया गया, ऑडिट से अलग। भारत का कैग और ब्रिटेन के कैग में मूलभूत अंतर यही है। ठीक है, भारत के कैग जो हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो केवल ऑडिट करते हैं, इसीलिए इनके नाम में ऑडिटर जनरल लगा हुआ है। इस बात पे आप गौर कीजिएगा, इनके नाम में केवल ऑडिटर लगा हुआ है। तो पहला प्रश्न है अकाउंटिंग को ऑडिट से अलग कब किया गया, तो इसका आंसर होगा 1976। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिट से अलग किया गया, इसीलिए इनका नाम ऑडिटर जनरल है। और ब्रिटेन के कैग और भारत के कैग में मूलभूत अंतर यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस पे आते हैं। तो जो कैग जो है संघ के भी लेखा का प्रतिवेदन ऑडिट करता है। संघ लेखा प्रतिवेदन किसको सौंपता है, अब ये जो ऑडिट कर रहा है, ऑडिट का अर्थ होता है लेखा। ठीक है, ये लेखा
दो तरह से करता है, संघ लेखा और राज्य लेखा। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी रट जाएंगे आप। प्रश्न कैसे बनेंगे वो नाम में ही छुपा हुआ है, कुछ भी रटने वाला केस नहीं होता हमारे क्लास में। नाम में ही हमने सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। ठीक है, तो नाम से ही हम सारे प्रश्न निकाल रहे हैं। नाम है ऑडिटर जनरल, तो प्रश्न हो गया कि क्यों अकाउंटिंग नहीं करते, तो 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिट से अलग कर दिया गया, इसीलिए इनका नाम ऑडिटर जनरल है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसी नाम में ही छुपा है कि ऑडिट का अर्थ होता है लेखा। तो ये कितने तरीके का लेखा करते हैं? क्या केंद्र का लेखा करते हैं? जी हाँ, ये केंद्र संघ का लेखा करते हैं। राज्य का लेखा करते हैं? जी हाँ, ये राज्य लेखा करते हैं। अब ठीक है, लेखा ऑडिट इन्होंने कर लिया, अब उसका प्रतिवेदन किसको सौंपेंगे? तो राष्ट्रपति को। संघ लेखा प्रतिवेदन। अब देखिए सारा इनके नाम में ही सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, इसीलिए मेरी क्लास YouTube में सबसे अलग है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं कि आपको कुछ यूनिक चीज़ बताया जाए। संघ लेखा प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? तो ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के दोनों सदनों के सम्मुख उसको रखवाता है। राज्य लेखा प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? तो राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, संघ लेखा प्रतिवेदन कैग जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, राज्य लेखा प्रतिवेदन कैग राज्यपाल को सौंपता है। ठीक, तो ये दूसरा प्रश्न निकल गया। अब हमारा एक प्रश्न और है कि कैग जो है प्रतिवेदन सौंप दिया, वो जो उसने टिप्पणी की उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? भाई सॉरी, इसने प्रतिवेदन सौंप दिया, ठीक है, ऑडिट कर डाला लेखा, अब इस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? देखिए सारे प्रश्न, तीनों चारों प्रश्न इनके नाम में ही छुपे हुए थे, इसीलिए टॉपिक को प्रश्न भी रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद ही निकाल लेंगे। तो ऑडिट कर रहे हैं, लेखा कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न, अकाउंटिंग को ऑडिट से अलग कब किया? 1976। ऑडिट किसका कर रहे हैं? संघ का लेखा कर रहे हैं, उसका प्रतिवेदन किसको सौंपा? राष्ट्रपति को। राज्य लेखा प्रतिवेदन किसको सौंपा? राज्यपाल को। अब ये जो प्रतिवेदन सौंपा, इस पर कार्रवाई, ऑडिट किए हैं, लेखा किए हैं, उस पर टिप्पणी करने का अधिकार किसको है? भाई रिपोर्ट को कुछ तो कोई तो संज्ञान में लेगा, तो वो संसद लेगी। टिप्पणी करने का, टिप्पणी पर कार्रवाई करने का अधिकार, कैग कुछ कार्रवाई नहीं करता। ठीक है, ब्रिटेन के कैग और भारत के कैग में यही अंतर है कि कैग यहाँ कोई एक्शन नहीं लेता। टिप्पणी, कैग की टिप्पणी पर, कैग टिप्पणी पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे है? तो भारत की संसद को है कार्रवाई करने का अधिकार। ठीक है, किसे है? कार्रवाई, एक्शन लेने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को है। ठीक है, और लोक लेखा समिति, संसद या पार्लियामेंट, संसद इस पर एक्शन लेती है। ठीक है, और लोक लेखा समिति, और एक और प्रश्न है कि लोक लेखा समिति किससे जुड़ी है? तो लोक लेखा समिति बिलोंग्स करती है कैग को। तो कैग जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, अगर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए, कैग किससे संबंधित है? तो कैग जो है लोक लेखा समिति से संबंधित है कि कई संसद में कई तरह की समितियां होती हैं ना, संसदीय समितियां, तो कई तरह की संसद की समितियां होती हैं, तो उनका नाम दे दिया प्री में, और उससे पूछा कि कैग किससे रिलेटेड है? तो कैग जो है रिलेटेड है लोक लेखा समिति से। ये 4 प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट क्या करना है, अब आज के बाद तो आप कैग आपके जुबान पे होगा, कैग से संबंधित फैक्ट भी और प्लस कैग से संबंधित सारे प्रश्न भी आपके जुबान पे, क्योंकि नाम से ही हमने सारे प्रश्न निकाले हैं। तो ये लास्ट प्रश्न है, इसी के साथ क्लास को कंक्लूड करेंगे। कैग जो है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से संबंधित है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे किस 4 संसद की समितियों का नाम, और पूछेगा तो आप लिखेंगे लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से संबंधित है, पीएसी। ठीक है, तो कैग जो है लोक लेखा समिति से है। ये 4 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो
तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं कई लोक सेवा आयोग में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अब आपने देखा कि हमने कितना अच्छे तरीके से बताया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जो कि संसद की संवैधानिक संस्था। अभी हम संवैधानिक संस्था पढ़ा रहे हैं और आगे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ CBI, CVC ऐसे CIC ऐसे संस्थाओं को लेंगे, तो आपका पूरा MPPCS देने वालों का पूरा जो आयोग है इस बार सिलेबस में शामिल किया गया है, वो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और चूँकि ये MPPCS की बात नहीं है, अन्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग का भी ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है। संस्थाओं संविधान में उल्लेखित संस्थाओं से जरूर 2-3 प्रश्न आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल का लिंक दूसरों को भेजिए ताकि और चैनल का ग्रोथ हो, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, हम बस एक माध्यम है आपसे जुड़ने का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।